गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 8.6 अध्याय 8 के अंतर्गत हम देख रहे हैं नियोजन तथा नियंत्रण का संबंध, पेज नंबर 307। ठीक है, देखिएगा, मैं तो पहले ही कल बताया कि नियोजन का सीधा सीधा संबंध जो है नियंत्रण से होता है। नियोजन के अभाव में नियंत्रण अधूरा है और नियंत्रण के अभाव में नियोजन अधूरा होता है। ठीक है, देखिएगा, नियोजन तथा नियंत्रण दोनों स्वतंत्र क्रियाएं हैं, किंतु इसमें घनिष्ठ संबंध है। नियोजन की सफलता प्रभावी नियंत्रण पर ही निर्भर रहती है। नियोजन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों को प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित रखा जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि लक्ष्य तथा उपलब्धि में कोई अंतर तो नहीं। ठीक है, यदि है तो नियंत्रण क्रियान्वयन की खामियों को उजागर करता है तथा कुशलतापूर्वक कार्य करने एवं त्रुटियों को सुधारने, नियमों का पालन करने पर बल देता है। ठीक है, अतः दोनों में गहरा संबंध है। नियोजन तथा नियंत्रण में संबंध को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? तो नियंत्रण जो है, नियोजन नियंत्रण के लिए आधार या मानक प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी जो मापदंड है नियोजन का वो नियंत्रण के द्वारा सिद्ध होता है। दूसरी चीज़ है, भावी योजनाओं में सुधार लाने के लिए नियोजन आधार प्रस्तुत करता है। भाई, किसी प्रकार से कोई खामी होती है या त्रुटियां आती है या अशुद्धियां आती है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, भावी योजनाओं में सुधार लाने के लिए, है ना, नियोजन जो है आधार प्रस्तुत करता है। तीसरी चीज़ है, क्रियाओं को संगठन की योजना एवं कार्यक्रम के अनुसार भली भांति क्रियान्वित नहीं किया जा सकता और भविष्य की योजनाओं में सुधार नहीं किया जा सकता। यानी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में नियोजन में हम क्या कर सकते हैं, अगर संगठन में कोई योजना है या कार्यक्रम है तो ऐसी स्थिति में हम जो है क्रियान्वयन नहीं कर सकते और भविष्य में किसी भी प्रकार की सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए योजनाओं को मूलभूत तरीके से बनाया जाए और नियंत्रण को उनकी कसौटियों पर, है ना, अंतरित किया जाए। चौथी चीज़ है, नियंत्रण नियोजित लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करता है। ठीक है ना भाई, नियंत्रण जो है नियोजन लक्ष्यों की प्राप्तियों को सुनिश्चित करता है। नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो, है ना भाई, वास्तविक में मानक की तुलना में होने वाले विचलनों को मापता है ना, और विचलनों के कारण का पता लगाती है। भाई, किसी प्रकार की खामी आती है तो ऐसी स्थिति में नियंत्रण उन सबको क्या करता है, है ना, अपनी कसौटियों पर खरा उतारता है। तो इस प्रकार से मापक जो है मानक प्रदान करता है। दूसरी चीज़ है, भविष्य में देखिएगा, विचलनों की मात्रा, उनके कारण तथा सुधारात्मक उपाय भावी और नियोजन तथा लक्ष्य में संशोधन का आधार बनते हैं। तदनुसार नियुक्तिकरण पर्यवेक्षण की तकनीकों, अभिप्रेरण तथा नेतृत्व में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 8.7 नियंत्रण की विधियां अथवा तकनीकें। नियंत्रण की विधि और तकनीकें। ठीक है, पेज नंबर 308 पर देखते हैं। नियोजन की विधियां या तकनीक को हम दो भागों में बांटते हैं। नियंत्रण की सामान्य विधि होती है, ठीक है, और एक होता है नियंत्रण की विशिष्ट विधियां। तो नियंत्रण की सामान्य विधि में सबसे पहले आता है लिखित निर्देश द्वारा। कभी कभी क्या होता है, कर्मचारियों को संगठन में लिखित निर्देश के अनुसार उसको नियंत्रित किया जाता है। समय समय पर आदेश निर्देश प्रसारित कर दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है लिखित निर्देश द्वारा। दूसरा होता है अवलोकन द्वारा, बाय ऑब्जर्वेशन। अवलोकन मतलब क्या होता है, संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों का, है ना, सतत रूप से अवलोकन कर उनका नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग सेना में, पुलिस विभाग में एवं व्यावसायिक संस्थानों में, है ना, निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। अवलोकन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन। जैसे कोई मरीज है, कोई मरीज को देखने के लिए वहाँ पर नर्स या डॉक्टर बार बार विजिट करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन में देखते रहते हैं, अवलोकन करते रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भी संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की, है ना, सतत निगरानी के लिए अवलोकन के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। तीसरी चीज़ है स्थायी सीमा के निर्धारण द्वारा।
तो स्थायी सीमा के निर्धारण के द्वारा अधीनस्थों के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित कर दी जाती है तथा उनके कार्य क्षेत्र में निश्चित कर दिए जाते हैं और जिनकी परिधि में वे कार्य करेंगे। एक क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है कि उस क्षेत्र के अंतर्गत आपको कार्य करने हैं और उनका निर्धारण कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है अंकेक्षण द्वारा, बाई ऑडिट। अंकेक्षण के द्वारा वर्ष भर में कार्य किए गए कोई भी, चाहे गैर व्यापारिक संस्थान हो या व्यापारिक संस्थान हो, तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षण यानी ऑडिट के द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। ये नियंत्रण की सामान्य विधियाँ हैं। नीतियों के द्वारा, तो हम तो नीति पहले ही पढ़ चुके हैं, नीतियों के द्वारा भी नियंत्रण को लागू किया जाता है। अभिप्रेरणा के द्वारा, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन करके। देखिए, कोई भी कर्मचारी अगर अपने कार्य के प्रति जिज्ञासु नहीं है तो ऐसी दशा में उस कर्मचारियों को प्रबंधकों के द्वारा या संगठन के नायक के द्वारा उसको क्या किया जाता है, मोटिवेशन किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है, जिससे नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अपवाद द्वारा, बाई एक्सेप्शंस। इस विधि के नियंत्रण के दौरान निष्पादन की उन बातों की जांच पड़ताल की जाती है जो निर्दिष्ट योजना के अनुसार नहीं हो रही है तथा शेष बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, अर्थात जो कार्य अपवाद स्वरूप हो रहा है उसका पता लगाकर उसे रोकने का प्रयास किया जाता है। ये अपवाद द्वारा। उदाहरण देकर इस विधि के अंतर्गत नियंत्रक अधिकारी जो है अपने आचरण तथा व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत कर अधीनस्थों को प्रदर्शित करता है ताकि वे तदनुसार परिपालन करें। मान लो एक छात्र जो है कक्षा में रोज विलंब से आता है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या है, उस समय पर आकर के छात्र को समय के परिपालन के बारे में समय में उपस्थित होकर उसको क्या किया जा सकता है, उदाहरण देकर प्रस्तुत किया जाता है। इससे भी नियंत्रण किया जाता है। रिकॉर्ड तथा रिपोर्ट के द्वारा होता है और बहुत सारी अन्य विधियां होती हैं अनुपात विश्लेषण, समविक्षित बिंदु द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग द्वारा, सूचना के द्वारा, विभागीय नियंत्रण द्वारा, चार्ट द्वारा, मैनुअल्स आदि, इससे भी नियंत्रण की जाती है। ये नियंत्रण की सामान्य विधियां हैं। अब नियंत्रण के अगर विशिष्ट विधि देखें, बड़ा महत्वपूर्ण होता है नियंत्रण की विशिष्ट विधियां। सबसे पहले बजट नियंत्रण होती है, उसके बाद होता है लागत नियंत्रण, उसके बाद होता है उत्पादन नियंत्रण, उसके बाद होता है किस्म या गुण नियंत्रण, उसके बाद होता है वित्तीय नियंत्रण, उसके बाद समविक्षित बिंदु नियंत्रण। तो सबसे पहले आता है बजट नियंत्रण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बजट नियंत्रण के अंतर्गत बजट अनुमानों तथा वास्तविक परिणामों में तुलना की जाती है तथा विचरणों को पता लगाया जाता है और उनके कारणों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। देखिएगा, बजट नियंत्रण, कोई भी जब योजना बनाई जाती है तो बजट का भी निर्धारण किया जाता है और उस बजट के अनुसार अपव्ययों पर रोक लगाई जाती है। बजट का वास्तविक प्रस्ताव भी रखा जाता है कि इस कार्य में कितने भी बजट लग सकते हैं। तो बजट के अगर उपयोगिता लाभ को अगर देखें तो बजट नियंत्रण पहले से विचार या भविष्य के लिए विचार को प्रोत्साहित करता है। साधनों का कुशल तथा विवेकपूर्ण उपयोग करने में बजटरी नियंत्रण सहायक होता है। ठीक है। बजट नियंत्रण से नियोजन में निश्चितता को प्रोत्साहन मिलता है, समन्वय तथा सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है ना, और सूचनाओं का आदान प्रदान सरलता से हो जाता है। तो इस प्रकार से बजट नियंत्रण जो है बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। और दूसरी बात आ जाती है बजट के बाद, तीसरा है बजट की प्रभावशीलता। बजट के प्रकार विक्रय बजट हो सकता है, उत्पादन बजट हो सकते हैं, सामग्री बजट हो सकता है, रोकड़ बजट हो सकती है ना भाई, पूंजी का बजट हो सकता है, शोध एवं विकास का बजट हो सकता है। तो इस प्रकार से सबका बजट निर्धारित करके नियंत्रण को स्थापित किया जाता है, विशिष्ट विधियों में आता है। उसके बाद है दूसरा, नियंत्रण की आधुनिक तकनीक या विधियों में देखें तो प्रबंधक अंकेक्षण प्रबंध अंकेक्षण होती है। प्रबंध अंकेक्षण में क्या होता है, प्रबंध अंकेक्षण से तात्पर्य एक संगठन के संपूर्ण निष्पादन की विधिवत समीक्षा से है। ठीक है बेटा। और इसका उद्देश्य प्रबंध की कुशलता एवं उत्पादकता की समीक्षा करना है। ठीक है। तथा भविष्य में इसकी कार्य प्रणाली में सुधार लाता है। प्रबंध कार्यों के निष्पादन में होने वाले कमियों को
उजागर करने में सहायता करता है। इस प्रकार प्रबंध अंकेक्षण एक संगठन की कार्यप्रणाली, निष्पादन तथा प्रभावप्रदता का मूल्यांकन करता है ना भाई। और दूसरा, निष्पादन की कमियों का पता लगाना प्रबंधक अंकेक्षण के लाभ में शामिल है। देख सकते हैं, नियंत्रण प्रणाली में सुधार, समन्वय में सुधार और प्रबंधकीय नीति एवं व्यूह रचना को अद्यतन बनाना। विनियोग पर प्रत्याय होती है। कार्यक्रम पुनरावलोकन एवं आलोचनात्मक पद्धति है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर मैं आपको निर्देशित करता हूं। पेज नंबर 316, नियंत्रण के प्रकार में। ठीक है। तो नियंत्रण के प्रकार में 8.9 देख रहे हैं, पेज नंबर 316। तो संचालन नियंत्रण। तो संचालन नियंत्रण मतलब जो संचालन नियंत्रण के द्वारा, जैसे कि दैनंदिन संचालन निष्पादन की जो विभिन्न क्रियाओं की माप की जाती है। दैनंदिन कार्य मतलब रोज प्रतिदिन होने वाले संस्थान में कार्य, उस पर विचलनों उनके कारणों से संबंध रखते हैं। समंकों के आधार पर समायोजनों की स्वीकृति दी जाती है। संचालन नियंत्रण इस प्रकार चल रही है, क्रियाओं में संबंध रखते हैं। ठीक है। और इनका ध्येय समय समय पर होने वाले विचलनों को सुधारने के उपाय करना होता है। ठीक है। प्रबंधकीय नियंत्रण देखते हैं। तो प्रबंधकीय नियंत्रण जो है, निष्पादन की माप, मूल्यांकन तथा निष्पादन में समायोजन किए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रबंध उत्तरदायित्व केंद्र माप कर किया जाता है। ये भी है। वित्तीय नियंत्रण, तो वित्त के द्वारा, है ना भाई। देखिएगा, वित्तीय नियंत्रण का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक होता है। वित्त जो है अगले आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल के साथ, है ना भाई। क्योंकि सभी क्रियाओं में संसाधनों का व्यय होता है और तथा लागतें आती हैं। है ना। समान प्रकार के वित्तीय नियंत्रण जो उपाय हैं, रोकड़ बहाव है, प्राप्त विपत्र है, देय विपत्र है, लाभ एवं हानि, पूंजीगत व्यय, ठीक है, विनियोग आदि हैं। वित्तीय नियंत्रणों के लिए बजट विशिष्ट व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाली तकनीक होती है ना। भविष्य में अपनाए जाने वाले नियंत्रण होते हैं। भाई देखिएगा, पूर्व वर्ष में जो लाभ हुए, हानि हुए, उन पर प्रमापों का, विचलनों का पता लगाया जाता है, खामियों का पता लगाया जाता है और भविष्य में अपनाए जाने वाले नियंत्रण को लागू किया जाता है। समवर्ती नियंत्रण होती है। ठीक है। अब आ जाता है एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। 8.10 आदर्श नियंत्रण प्रणाली के आवश्यक तत्व। पेज नंबर 317 में देख रहे हैं। तो देखिएगा, आदर्श नियंत्रण प्रणाली के आवश्यक तत्व में सबसे पहले होती है उपयुक्त तथा प्रभावपूर्ण। नियंत्रण जो है प्रणाली उस क्रिया की प्रकृति तथा आवश्यकता के अनुरूप होती है जिसका नियंत्रण किया जाना है। अर्थात व्यावसायिक उपक्रम की प्रकृति, आकार, स्थिति या जरूरतों के उपयुक्त नियंत्रण प्रणाली अपनाई जाती है। सबसे पहले उपयुक्त तथा प्रभावपूर्ण। दूसरा है बोधगम्य, सरल होना चाहिए। यदि नियंत्रण स्वीकृति कराना तथा प्रभावपूर्ण ढंग से शीघ्र ही क्रियान्वित अगर कराना हो तो ऐसे नियंत्रण उन दोनों पक्षों के लिए भली भांति समझने योग्य होने चाहिए जो उनको लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं तथा जो उनसे प्रभावित होते हैं। ठीक है। उसके बाद है तीसरा लोचपूर्ण। अगर नियंत्रण में अगर समय समय पर फ्लेक्सिबली, है ना, नियंत्रण का, है ना, लोचपूर्ण का मतलब फ्लेक्सिबल, उपक्रम के उद्देश्य, योजनाओं तथा नीतियों में होने वाले परिवर्तनों को अपनाने के लिए नियंत्रणों का लोचपूर्ण होना भी आवश्यक है। कठोर नहीं होनी चाहिए नियंत्रण, लोचपूर्ण होनी चाहिए, किफ़ायती होनी चाहिए। चौथा, ठीक है। और पांचवा है उद्देश्यपूर्ण। अगर नियंत्रण आप लागू करते हैं या आदर्श नियंत्रण के जो गुण होने चाहिए उसमें उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। बिना उद्देश्यपूर्ण के कोई भी नियंत्रण जो है ना, आदर्श नियंत्रण नहीं कहलाता। समयबद्ध होना चाहिए। भाई कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं, कर्मचारी कर रहे हैं, तो उसमें समयबद्ध के अनुसार कार्रवाई कर सकें। इसके लिए आवश्यक निष्पादन पर नियंत्रण, है ना, निष्पादन संबंधी रिपोर्ट प्रबंध के पास जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी उपलब्ध करा दी जाए समय के अनुसार। तो समयबद्ध भी बहुत आवश्यक है आदर्श नियंत्रण में।
सुझावपूर्ण होने चाहिए। अगर किसी प्रकार की अगर समस्या आती है तो ऐसी में प्रबंध और कर्मचारियों के बीच सुझाव भी होने चाहिए। आदर्श नियोजन में आदर्श नियंत्रण में आवश्यक है ना। आवधिक संशोधन, अगर समय समय पर अगर कोई परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति पर क्या है, आवधिक संशोधन होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक आदर्श नियंत्रण के क्या गुण होने चाहिए, है ना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसको करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे और इस प्रकार से नियंत्रण का चैप्टर समाप्त होता है। आगे कालखंड में हम आने वाले चैप्टर के, है ना, अध्याय 9 पर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।